कुर्बानी की ईद को 6 माह गुजरे थे कि एक साहब ने ख्वाब देखा कि कुर्बानी के बहुत से जानवर बकरे खेल रहे हैं जन्नत में। उन साहब ने देखा कि उनका बकरा एक तरफ अलग थलग होके चुपचाप बैठा हुआ है। तो वो उससे पूछने लगे कि भी सारे खेल रहे हैं, तुम हुँ। नहीं खेल रहे, क्या वजह है इसकी? तो उस बकरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शेख साहब, मेरी चौथी टांग तो आपके फ्रीजर में पड़ी है, तो मैं कैसे खेलूं? बेचारा अस्सलाम बकरा। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मरियम, आपको भी बहुत बहुत ईद अस्सलाम मुबारक। वालेकुम, ईद मुबारक। मोहसिन साहब आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत ईद मुबारक। ये जो बड़ी ईद है, इसकी बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको। और जनाब, आज की ईद बड़ी ख़ास इस लिहाज से भी है कि इस ईद पर जब हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो ईद का समा है, क्योंकि अपनों के साथ ही ईद होती है। और बिल्कुल, जब दीद होती है अपनों की, तो कहते हैं कि तभी ईद होती है। बिल्कुल तो सही। मरीम, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुज़री है सर, यहाँ पे हम अपने पेशेंट से मिलने आए हैं हम्म। सारे। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। हमारे पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका होता है कि वो ईद मना लें हमारे साथ। बिल्कुल, विलिंग जी, वेज का ये लाहौर स्टूडियो सजा संवरा आप लोगों के लिए, और यहाँ बहुत ही पुररौनक किस्म का माहौल। विलिंग वेज में ईद वाले दिन और भी स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, क्योंकि ईद का दिन हम सब लोग यहाँ इकट्ठे मुलाकात भी करते हैं, फैमिलीज, पेशेंट, सबके साथ बिल्कुल, इकट्ठा एक आपस में ग्रीटिंग्स जो है वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो बिल्कुल। ये जो बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है, इस पर तो मरियम घर में बड़ा ख़वातीन की बड़ी ख़ास मसरूफियात हो जाती हैं। बिल्कुल सर, ऐसे है, लेकिन उसमें भी अब जैसे यूजुअली सुबह के टाइम कुर्बानी होती है, हम्म। तो कोई ना कोई हम टाइम निकाल लेते हैं कि हम अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को भी टाइम दें, क्योंकि वो भी डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ खुशी का एक माहौल बनाया जाए और ईद सेलिब्रेट की जाए। सो बिल्कुल। घर वाले भी साथ मैनेज हो जाते हैं और हमारे पेशेंट्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो ईद है, ख़ास तौर पे इस ईद पर बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हमें नज़र आती है ख़रीदारी की, जी, और महँगाई का भी ज़्यादा ज़िक्र जो है वो इस ईद पर होता है। फिर बिल्कुल। इस ईद का चूँकि चाँद भी बहुत पहले से नज़र आ जाता है, हाँ तो जी। इसलिए फिर इस ज़िलहज के हवाले से एक तो कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी, फिर उस पर जनाब महँगाई की बातें, फिर एक कॉम्पिटिशन सा भी होता है। कॉम्पिटिशन क्या होता है कि फ़लाँ का जानवर जो है उन्होंने इतना ख़रीद लिया है, तो अब हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं। बिल्कुल, हमारा बकरा बड़ा होना चाहिए। हमारा बकरा बड़ा होना चाहिए। और फिर ये भी चीज़ कि चाहे उसके लिए उधार ही क्यों ना लेना पड़े। बाद लोग तो कर्ज़ हुँ। लेके भी मरियम ये काम करते हैं। बिल्कुल सर, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पर। तो एक फ़ैशन की सी फ़ज़ा बन जाती है। हुँ। और मुझे याद है कि हम बचपन में छोटे थे, तो ये जो बकरों की और कुर्बानी के जानवरों की, ख़ास तौर पे अगर हम बकरों दुम्बों की बात करें, तो उनकी प्राइसेस काफ़ी कम होती थी। जी। आपके बचपन में तो नहीं ख़ैर, लेकिन मेरे बचपन में तो बहुत ही कम, चंद हज़ार। जी, अच्छा, अब वो जो कुछ हज़ार से होते-होते बात फिर बीसियों हज़ार तक पहुँची, और फिर बिल्कुल अब सर। लाखों तक पहुँच गई। जी। तो यानी एक मैंने ये भी देखा है कि कंपटीशन की फ़ज़ा, जानवर के ख़रीदारी का जो एक मुकाबला है एक दूसरे के साथ, वो भी बढ़ता चला गया है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और जब न्यूज़ देखते हैं तो उसमें वो अक्सर दिखा रहे होते हैं ईद से कुछ दिन पहले कि बकरा मंडी में कितना जो है वो रश लगा हुआ होता है, और सबसे खूबसूरत जो जानवर होता है उसको सब देखने आ रहे होते हैं और सबको ही वो चाहिए होता है। जी। सो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक फ़ैशन सा बन जाता है। हमारी सारी तवज्जो, सारी नज़र बाहर के जानवर पर होती है कि उसमें कोई ऐब ना हो, वो हाँ, चलता फिरता ठीक हो, देखने में अच्छा नज़र आए। पर वो जो हमारे अंदर जानवर है, जी। जो अक्सर मैं टें टें करता रहता है, उसकी भी कुर्बानी चाहिए, जी, क्योंकि उसे कुर्बान करेंगे उस मैं टें टें करने वाले जानवर को, तो तभी हमें इंसानियत नसीब होगी। बिल्कुल। और इस ईद पर ख़ास तौर पे जो सैक्रिफाइस का मैसेज है, जी। ईद पर हम जब देखते हैं, तो हर तरफ जानवर के कुर्बान करने की बातें होती हैं, हर तरफ बातें होती हैं जनाब कि किस तरह से आपने कोई हिस्सा डालना है या कौन सा जानवर ख़रीदना है। लेकिन जो हुँ, इसका असल मैसेज है इस ईद का, जी। वो भला क्या है? वो असल मैसेज इस ईद का ये है कि आप सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही ना करें, हुँ, आप ज़िद की, अना की, खुददारी की, बदगुमानी की, दूसरों के लिए कीना और नफ़रत की कुर्बानी भी दें। हुँ। क्योंकि जब तक आप अपनी इन आलाइशों से नहीं निकलेंगे, जो असल मैसेज इसका है वो पूरा नहीं होता।
वो बात बिल्कुल। हमारे दिल तक पहुंचती नहीं है जब तक हम अपना इस्लाह अहवाल न कर लें। किसी भी मैसेज के अंदर, यानी जो हमें इस्लामी तालीमात का मैसेज मिलता है, उसके अंदर उसके दो पहलू हैं। दुनियावी तौर पे वो एक रिचुअल को पूरा करने का है, जैसे ज़ाहिरी तौर पे हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें इस वाक़े के अंदर से भी सिर्फ दुम्बे की कुर्बानी वाली बात पिक करते हैं। हुँ, अगर आप गौर करें तो बाप बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, उनका जो मकालमा था, वो क्या था, और उस मकालमे से इंसानों के लिए मैसेज क्या था, वो हम भूल जाते हैं। तो दरअसल इस ईद का मैसेज ईसार और कुर्बानी है। ये कुर्बानी, ये ईसार, जिसमें कि हम अनानियत से निकलते हैं, और हम इस चीज़ से निकलते हैं कि हमने ज़िद को छोड़ देना है। हमने उसमें कोई अपने अंदर ऐसा दूसरे के साथ झगड़े का, तासुब का जो माहौल बना होता है, वो उससे निकल के हमें अपने अंदर ईसार का जायज़ा लेना है, कुर्बानी का जायज़ा लेना है कि हम दूसरे इंसानों के साथ कनेक्टेड कैसे हैं, हमारे अंदर माफ़ कर देने का अमल कैसा है। साइकोलॉजी भी तो यही कहती है, मरियम। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो कोई ना कोई हमें सिंबॉलिक मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे कुर्बानी जो है, अगर ऑब्वियस उसकी टर्म्स में देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो ये कि किसी जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। लेकिन वो जो अंदर का हमारा एक एनिमल साइड है, असल में तो उसको हमने सैक्रिफाइस करके एक बेहतर इंसान बनना है और अपने ताल्लुकात को बहाल करना है। तो बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजी भी यही कहती है। और मैं एक रिसेंटली किताब पढ़ रही थी मोहसिन साहब, जी उसमें बहुत वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि जितने भी इंसान के अंदर मसाइल आते हैं, असल में तो वो रिलेशनशिप की वजह से होते हैं, जी जी। और हम रिलेशनशिप्स को ही इतनी अहमियत नहीं देते। तो ईद उल फितर हो या ईद उल अधा हो, ये हमें जो है रिलेशनशिप को बहाल करने का मौका देती है। जी तो बिल्कुल सही आपने बात की। बिल्कुल। और रिलेशनशिप में बाज़ औक़ात हम सिर्फ़ उस ख़ास रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं जो हमारे घर में है, या वो रिलेशनशिप है हाँ। जिसके ब्रेकअप का हमें ख़तरा रहता है। ऐसे ही है मौसम साहब। जी, लेकिन ब्रेकअप वाले का शायद ज़्यादा होता है ब्रेकअप लोगों वाले को। का ज़्यादा होता है, जिससे हम अलग से बैठ के चुपके-चुपके टेक्स्टिंग भी करते हैं। हाँ जी। लेकिन सिर्फ़ ये उस रिलेशन की बात नहीं, ये रिलेशनशिप तो आपकी एक पॉलिसी है, आपकी शख्सियत का एक ट्रेट है, आपकी बिल्कुल। शख्सियत की का एक वस्फ़ है, जो कि आपका ओवरऑल रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी जब आप समझ लेते हैं, हाँ तो जी। फिर आपका ताल्लुक किसी से भी बिल्कुल ठीक रहता है। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाँ जी। ये एक बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। तो ख़ासतौर पे ये जो फेस्टिवल है, ये भी हमें इस रिलेशनशिप का मैसेज देता है। जैसे अगर देखा जाए जी। तो आज हमारे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बाप और बेटे के दरमियान जो मसाइल हैं वो इस कदर होते हैं कि बाप अगर शुमाल की बात करता है तो बेटा जनूब की। बिल्कुल ऐसे ही है मौसम साहब। यानी ऐसे ऐसे यानी कहानियाँ, ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जिसमें बाप और बेटा यकसर मुख्तलिफ सोच रहे होते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि इस ईद पे जो जिन बाप बेटे की निस्बत से ये ईद सेलिब्रेट होती है, वहाँ कंप्लाइंस है। वहाँ बाप ने जो कहा, बेटे ने उसको उसकी इत्तिबा की। तो बिल्कुल। ये जो मान लेना है, बड़ों के लिए जो एक इज़्ज़त का मकाम है, बिल्कुल जो सही। पोज़ीशन जी। है एक आपके बिल्कुल। वालिदैन की, वालिद की, वालिदा की, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समझ लेने से इब्तिदा होती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। बिल्कुल। और रिलेशनशिप फिर वहाँ से फिर आप थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होके फिर जब आप ज़रा कद-काठ निकालते हैं, तो फिर मरियम क्या होता है? फिर आप कौन और मैं कौन? मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, यही होता है मौसम साहब। फिर खामियाँ भी नज़र आने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये सही नहीं, वो सही नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात तो हम ये भी सोच रहे होते हैं कि जो हमारे माँ-बाप हैं, लोग कितने खुशनसीब हैं, उनके कितने अच्छे माँ-बाप हैं। मैंने ये भी कहते सुना लोगों को। ऐसे ही है सर। मैंने काफ़ी अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहते सुना है कि वो फलानी आंटी बड़ी मज़े की, काश वो मेरी अम्मी होती। काश वो मेरी अम्मी होती। और मेरी अम्मी तो बड़ी सिंपल सी हैं, वो नहीं समझती हैं, मॉडर्न नहीं हैं। तो अगर
जिनकी अम्मी बहुत मॉडर्न है, जिनको आप यू आर विशिंग कि वो आपकी मदर हो, तो उनके बच्चों को भी मसला होगा उनसे। उनसे इंटरव्यू कर लिया जाए तो वो कहेंगे कि हमारी अम्मी इतनी ज़्यादा अपना ही ख्याल के इनको हाँ, हर हाँ, वक्त की पड़ी होती है अपने ख्याल बिल्कुल की। ऐसे ही है। तो ये हमारे बारे में तो यूं करती हैं या ऐसे, तो ये एक कुछ निज़ाम है। हम इंसान कुछ को गैर मुतमईन सी मखलूक हैं। बिल्कुल सर। और वैसे इस बेचैनी या अदम इत्मीनान में से ही तख्लीकात ने भी जन्म लिया, तगय्युर ने भी जन्म लिया, तरक्की ने हुँ, भी जन्म लिया। बिल्कुल। क्योंकि अगर इंसान मरियम मुतमिन हो रहता हुँ, कि जो है ठीक है, जी, बस ठीक है, जी। तो फिर तरक्की ना होती। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर आपको कभी भी एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो इसको एज अ ब्लेसिंग ले, क्योंकि हम्म, आपकी बॉडी हम्म, सिग्नल करी कि इसको करेक्ट करो, हम्म, और अगर आप समझ जाते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग नहीं कोई हो सकती कि आपको मौका मिल जाएगा करेक्शन करने का और लर्न करने का, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लर्न नहीं कर पाते। और हम्म। हमारा तो काम ही है कि उनको हेल्प करना कि कैसे बेहतर इंसान बने, और साथ साथ हम भी अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बेहतर इंसान बनने की आपने बात की, तो बेहतर इंसान के बन जाने के अमल के आगे फुल स्टॉप नहीं है, कभी भी बिल्कुल, नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और बिल्कुल एंड तक ये चल रहा होता है, जब तक आप अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते। ये तो एंड तक चलता है ये। अल्लाह को जब तक प्यारे नहीं हो जाते हाँ, तब तक ये सिलसिला चलेगा। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे जो एजिड लोग होते हैं ना, बड़ी उम्र के, हुँ, उनका मुझे मरियम इंटरव्यू करने का बड़ा शौक है। जी। यानी मैं जब भी किसी ऐसे से जो 80s में है या ज़रा लेट एज के लोग हैं, हुँ, उनके साथ मैं उनकी ज़िंदगी के असरार और रमूज़ जानना जी। चाहता हूँ, उनसे पूछता हूँ। तो पिछले दिनों एक साहब से मुलाकात हुई जिनकी एज 79 थी, ओह! और माशाल्लाह। वो जनाब किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने दुआ करनी है कि एग्ज़ाम में मेरी पोजीशन अच्छी आ जाए। सर आ भी सकती है, हो सकता है वो फर्स्ट आ जाए। तो जनाब ये जो ज़िंदगी है, ये भी एक इम्तहान गाह है। नहीं, हुँ, इस तरह की इम्तहान गाह नहीं है कि इसमें आपको परेशान से ही रहें और आपके हाँ, माथे पे जो है वो माथा पसीने से शराबोर ही रहे। जून हो तो चले, वो समझ में आता है, लेकिन वैसे ओवरऑल ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी से आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी आसान होगी इसको बहुत मज़े से गुज़ारने से, एन्जॉय करने से, हुँ, राज़ी बरज़ा होने से, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाना। बिल्कुल। अल्लाह की इस ज़िंदगी को, कायनात को, लोगों को सबसे पहले तो कबूल कर लें। कबूल हुँ। करके फिर देखें कि अब कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो बस वहाँ से फिर काम आपका शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर, एंड इट्स ओके टू फेल, हुँ, लेकिन वो फेलियर जो है उसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए, लाइक यू सेड कि उधर से सीखें हुँ, और खुश भी रहें, हुँ। क्योंकि इसमें कोई नंबर तो लगने नहीं है हमारे जी। कि हम कोई पास या फेल हो जाएंगे। अगर कभी हम उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते, तो हमारे पास एक मौका है कि हम उसको दुरुस्त करके जी। बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा ही है, और लाइफ में ये जो फेल और पास है, कभी पास कभी फेल, ये तो सिर्फ इम्तहान के हॉल तक है। बिल्कुल, बाकी तो ज़िंदगी हमें फीडबैक ही देती है। तो हम बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी के फीडबैक को दरअसल लेकर के, और वहाँ से हम फिर अपने आप को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद जारी रखते हैं। और रुक जाना, ठहर जाना, और स्टक हो जाना, और सोच में पड़ जाना, और उस बकरे की तरह जो कि जन्नत में बाकी बकरों के साथ नहीं खेल रहा था, गुमसुम बैठकर कुछ सोचों में गुम नहीं हो जाना, बल्कि जो है, जो हासिल है, उसे पसंद करना, कबूल करना, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, हुँ। और उसमें से अपने लिए राहत का सामान निकालना। और राहत, आपको पता है कि राहत के साथ चाहत भी अगर जुड़ जाए, ऐसे ही है। आप हंसी मेरे ख्याल है इस बात पे हैं कि राहत और राहत अली चाहत। खान और फिर चाहत अली खान। इसी पे हँसी हुए, आपको पता चल गया मोहसिन साहब। जी जी, बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से ये इस वक्त आपसे मुलाकात है, और विलिंग वेज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है ईद का स्पेशल शो। मैं मोहसिन नवाज हूँ, मेरे साथ मरियम सईद हैं, ईद सईद के मौका पर मरियम सईद। और जी, इसके अलावा यू आस्क फॉर इट, हमारा जो रेगुलर शो है सैटरडे को टेलीकास्ट होता है, आज भी होगा, आज शाम 7 बजे। देखना मत भूलिएगा। डॉक्टर सदाकत अली के साथ ये शो बहुत ही फेमस और पॉपुलर है, जिसमें विजडम और नज़रियात की वो बातें आप सुनते हैं कि ज़िंदगी बनने संवरने लगती है। लेंगे एक ब्रेक, पलट कर वापस आएंगे, बातों का सिलसिला और अपने कॉलर्स की शिरकत के साथ शो को सजाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद के स्पेशल शो पर मोहसिन नवाज और मरियम सईद जो कि ख़ास स्पेशल ईद के शो के लिए बड़ी एक्साइटमेंट के साथ शामिल हुई हैं। मरियम जी कैसे सर। ये जो एक्साइटमेंट होती है मरियम, ये कोई इरादतन भी होती है जो नहीं, आई प्लान थिंक की जाती है? की भी जा सकती है, हम्म। लेकिन आई थिंक ईद जब आती है तो सारे ही एक्साइटेड हुए होते हैं, हर कोई आपको खुश नज़र आता है कि देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट। हम्म। तो उस सेलिब्रेशन के साथ फिर जैसे पिक करते हैं आप कि अगर कोई और खुश है तो फिर आप उसको देख के आप भी खुश होते हो। और आप कोई सिंक भी कर जाते हैं उसकी फीलिंग के साथ। बाद औक़ात माहौल खुद भी अपने साथ कनेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे माहौल में इस वक्त एक कॉलर शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब। अमीर हमजा साहब, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप तो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं और बड़ा आपकी मैं देखता हूँ कि काफ़ी आपकी रील्स और आपकी वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हो रही होती हैं। बड़ी मेहनत करते हैं आप अपने काम पे। तो ये बताइए कि आपकी गुजरांवाला में इस वक्त ईद की सेलिब्रेशंस कैसी हैं? गुजरांवाला में आपको पता है ईद की जो सेलिब्रेशन है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बाकी शहरों से। हम्म। क्योंकि गुजरांवाला के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में नहीं, हैं। कैसे थोड़ा क्योंकि सारा साल कैसे ये नहीं क्योंकि इसको। जी 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 जी। क्योंकि सारा साल आपको पता है यहाँ पर वैसे ही माशाल्लाह जो है वो मटन और बीफ तो चलता ही है गुजरांवाला में। हाँ। लेकिन जो ईद है वो उस पे मल्टीप्लाई हो जाता है 10 के साथ। नहीं, मैं तो लेकिन कहता हूँ गुजरांवाला 20 के तो 20। गुजरांवाला के तो अमीर हमजा चिड़े मशहूर हैं, चिड़े। अच्छा, ये भी वैसे मजे की बात है, जितने लोग सुन रहे हैं ना, हाँ हाँ। ये अब चिड़े मशहूर है गुजरांवाला की। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, यही यही लोग कहते हैं अच्छा। कि गुजरांवाला की चिड़े मशहूर है। हम्म। लेकिन on average, on a very comprehensive note, हम्म। गुजरांवाला जो है वो खाने में मशहूर है, चिड़े भी मशहूर है। हम्म। लेकिन अब यहाँ पे आप हम मैंने आज तक नहीं खाया वैसे अच्छा। गुजरांवाला में, अच्छा। मतलब पैदा हूँ। अच्छा। लेकिन मिलते हैं, हाँ हाँ। मिलते हैं। ठीक। और यहाँ पे हमारे जो लोग हैं जो 50-60 प्लस है, वो स्टिल खाते हैं। हम्म। जो हमारा आप कह लें कि जो बड़े लोग हैं यहाँ पे, हम्म। तो लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो शायद लाइक नहीं करती। हम्म। लेकिन स्टिल यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन खानों के हवाले से ऑन एवरेज गुजरांवाला में जो है वो, आप कहीं पर भी चले जाएं, आप खाली पेट नहीं आएंगे। अच्छा अमीर हमजा, ये बताइए दिन का आगाज वहाँ चहल पहल रौनक कैसी? बाहर कोई निकलने का, जाने का मौका मिला? एग्जैक्टली यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि ईद की नमाज होते ही लोग जो है ना वो बस भागे हैं बगलगीर होने के कुर्बानी लिए। करें फटा बगलगीर होने के लिए भी, और उसके बाद कुर्बानी करें, और जो है वो फटाफट और मटन और बीफ जो है वो चढ़ाएं हम लोग चूल्हों के ऊपर, हम्म। और अपनी जो है वो पेट पूजा शुरू करें। अच्छा ये तो ये बताइए, बड़ा अच्छा है कुछ। वहाँ वहाँ जी ये जो आपके कसाई हैं, कसाब, उनके रेट्स जी। कुछ पिछले सालों की निस्बत अप हैं, डाउन हैं, क्या है? लोगों ने, मैंने ये भी सुना है कि अब लोग ज़रा ज़्यादा ये काम कोई आउटसोर्स नहीं भी करते, कई लोग तो घर में ही हिम्मत कर लेते हैं खुद ही। तो क्या सूरत हाल है जी? अच्छा, यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर ना हम्म। एक चीज बड़ी अच्छी है हम्म। गुजरांवाला में। हम्म। गुजरांवाला के अंदर ये है कि यहाँ पर लोग, हमारी फैमिली कल्चर्स के अंदर ना, ये चीज बच्चों को भी सिखा दी जाती है कि ये जानवर जो है वो ज़िबा कैसे होना है, हम्म। इसकी कौन सी बोटी किस तरह से काटनी सही सही। और कौन सी खाने वाली और कौन सी नहीं खाने वाली, किसकी चर्बी उतारनी है और किसकी चर्बी नहीं उतारनी, क्योंकि जब वो चूल्हे पे चढ़ानी है तो वो ऑयल के थ्रू काम आएगी हाँ 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 हाँ। पकने में। सही सही तो सही। ये नॉलेज यहाँ गुजरांवाला में बच्चे बच्चे को है। वो जानवर का एक्सरे कर देता है, जानवर खड़ा भी होता है मंडी में तो वो एक्सरे कर देता है बच्चा मरियम मेरे कि साथ इसकी। मरियम हमारे अच्छा, साथ मौजूद है। तो मरियम, आपको आती है कुकिंग? कोई बोटियां कोई पता है सर कि कौन सी बोटी किस? नहीं नहीं, इतनी तो नहीं मुझे बिल्कुल आती, नहीं। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये बात सुन के कि बच्चे बच्चे को पता है कि कौन सी बोटी खाने वाली और कौन सी नहीं है यानी खाने इनकी बात से तो मुझे ये लगा, पहले तो मैंने सुना हुआ था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा, लेकिन अब लग रहा है कि बच्चा बच्चा बोटी बोटी वाली। के बारे में जानता है। जी जनाब।
तो यहाँ पर वो बच्चों अब वो जब कुर्बानी होती है तो जाहिर है यहाँ पर मोस्टली लोग घरों में खुद आगे होते हैं, हम्म, कुर्बानी भी खुद करते हैं, गोश्त भी खुद करते हैं। और यहाँ पर आप कह लें कि जितने भी टूल्स यूज होते हैं, नाइफ वगैरह और गोश्त वगैरह के लिए, हम्म, वो सारे जो होते हैं घर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हर साल उनको निकाला जाता है बाहर और यूज किया जाता है। तो कसाई जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन ये है कि वो ज्यादा यहाँ पर जो है ना वो मसरूफ नहीं होते। और ज्यादा हाँ मसरूफ नहीं होते और ज्यादा एक्साइटमेंट भी लोगों के अंदर ये होती है कि हम खुद जो है ना वो जानवर को ज़िबा करें। और बच्चे भी मोस्टली आगे होते हैं। तो ये एक चीज है कि ये नॉलेज जो है ना बच्चों में बहुत ज्यादा है गुजरांवाला के अंदर। क्या बात है, यानी इस बारे में तो फिर आपको है खुद किफालत। तो बहुत शुक्रिया अमीर हमजा, आप हमारे साथ शामिल हुए और आपने इनपुट दिया और पूरे गुजरांवाला की नुमाइंदगी कर डाली। मैं तो आप यकीन करें कि गुजरांवाला के अंदर कहीं भी शादी होती है तो मटन या बीफ जरूर होता है। ठीक है, तो आपका कभी भी इंशाल्लाह, और जो आपकी को होस्ट साथ सुन रही हैं, कभी भी अगर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो गुजरांवाला में मैं आपको किसी शादी पे इनवाइट करूंगा जी। यहाँ पर और हाँ एक चीज मैंने आपको जरूर बतानी है, सॉरी एक चीज मैंने आपको बतानी है कि हमारे यहाँ गुजरांवाला के अंदर सुबह के टाइम जो है वो नाश्ता नहीं होता। ईद वाले दिन, बड़ी ईद पे सुबह के टाइम सिर्फ खीरे खाए जाते हैं। खीरे? हाँ जी, अच्छा, साथ में खीरे खाए जाते हैं काले नमक के साथ। ओए होए उससे ये होता है कि तो बड़ी भूख ज्यादा लगती है। अच्छा भाई बहुत इंटरेस्टिंग। यानी भूख लगाने के लिए पहले जो है ना वो एक स्टार्टर ईद वाले दिन है ना, ईद उल अजहा पे, हाँ आज यानी बड़ी ईद पे अच्छा। सुबह के टाइम नमाज पढ़ के आके थोड़ी एक डेढ़ घंटे बाद जब कुर्बानी स्टार्ट होनी होती है उस दौरान जो है वो हम लोग खीरे खाते हैं गुजरांवाला के लोग। ठीक साथ काला नमक होता है और उसके बाद जब एपिटाइट हो जाती है ना जी, तो बूस्ट एक मिल जाता है। कुर्बानी हो जाती है, हाँ कुर्बानी जब हो जाती है ना तो कलेजी नहीं खाते। जो गोश्त बनता है ना वो हम लोग हाथों से खाते हैं रायते के साथ। अच्छा, हम मतलब लोग क्या रोटी के साथ नहीं खाते उसको। क्या नक्शा खींचा है अभी अमीर हमजा ने। यानी बिल्कुल ऐसे, यानी एक बहुत ही खाबागिरी का माहौल बना दिया आपने। तो ये हम लोग अक्सर लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो रोटी के साथ खाते हैं। हम लोग उसको रोटी के साथ नहीं खाते, हम लोग कुर्बानी के गोश्त को साबुत खाते हैं रायते के साथ। क्या बात है, बस बहुत मजा आता है। मैं कहता हूँ जबरदस्त। टीम की बोतल के अंदर लीमू निचोड़ते हैं, वो पीते हैं और उसके बाद हम 3-4 बजे सोते हैं और फिर हम लोग 12-1 बजे रात को उठते हैं। ये भाई क्या मतलब, ये मैं कहता हूँ बड़ी यूनिकता है आपकी बात में। अच्छा, मैं समझा कि फिर आप 4-5 बजे सोते हैं तो फिर टरू को उठते हैं। चले हमने बाद में वो लेमन, वो फिर हमने जब रात को 12-1 बजे उठना होता है ना, हाँ जब हम सब स्प्राइट की बोतल में लेमन निचोड़ के, अब ये बोतल की मशहूरी कर दी आपने साथ। सॉरी मतलब कोई बोतल कोई भी बोतल। अच्छा, तो वो उसके बाद हम सो जाते हैं। फिर जब हम रात को 12 बजे उठते हैं ना तो फिर हम दूध पत्ती के बड़े बड़े गिलास पीते हैं, साथ एक रस खाते हैं। बस अब आपने फिर ये अब जब करना है ना ऐसा, तो अगले काफी दिनों तक कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाना। चलिए अमीर, बहुत शुक्रिया। शेड्यूल बता रहा हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल मजा आया आपसे बात करके अमीर हमजा, और खुश रहिए, घर में भी सबको ईद मुबारक कहें और खुश रहें। और इंशाल्लाह किसी वक्त फिर आप जब दावत देंगे तो हम आपके यहाँ गुजरांवाला अपना सारा सेटअप उठा के आ जाएंगे। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मरीम देखें कि क्या, यानी आपने एहतमाम मुलाहिजा किया। मोहसिन साहब मुझे तो भूख लग गई है सारा सुन के। यानी आप ये देखें, यानी स्टार्ट जो है वो एक एपिटाइटर से है कि किस तरह से आपने पहले अपने जरा आंतों को ऑन करना है। बिल्कुल, ये भूख लगे और ज्यादा गोश्त खाया जाए। जी जी, लेकिन आपको वाकई कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं सर, मुझे है, बिल्कुल है। अच्छा, चाइनीज खाना थोड़ा बहुत आता है, बिरयानी एक आधी दफा बनाई थी। इतना ज्यादा अभी उस साइड पे गई नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह समडे जरूर। वैसे आजकल तो कुकिंग कोई इतनी मुश्किल रही नहीं। आजकल तो ये होता है कि आप जनाब कोई वीडियो निकालें, बहुत सारी खवातीन, बल्कि ऐसी वीडियो भी, रब झूठ ना बुलवाए, तो ऐसी वीडियो भी देखने का मौका मिलता है जिनको कुकिंग नहीं आती जी। और वो वीडियो के व्यूज की गरज से, यानी मैंने इत्तेफाक हुआ कि
जो वो रेसिपी बता रही थी वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी, जी। पर उन्होंने कहा कि ये मैंने दूसरों को गाइड करने के लिए। ये भी एक कंपटीशन है। आपको पता है ना कि इस वक्त कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वो भला कौन कौन से हैं? कुकिंग चैनल। कुकिंग चैनल, और और ये ड्रेसेस के बारे में, ओ या है ना, फैशन। फैशन, और इसके अलावा ये जो डाइट के बारे में, सेहत के बारे में जो चीज़ें हैं, टोटकों के बारे में, ये वाला एरिया जो है ना, इस पे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते बिल्कुल, हैं। टोटके तो अभी आएंगे क्योंकि अब लोग बहुत सारा गोश्त खा लेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे और फिर टोटके आएंगे कि घर पे ये सही हो जाएगा सारा। या तो टोटके आएंगे या फिर टूट के ऐसे मरीज डॉक्टरों के पास आएंगे। हाँ, अभी तो डॉक्टरों के पास भी रश लगेगा। बहुत। और ये हमारा जो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान है, इसमें हमने देखा, मुझे यानी इस सारे अरसे के दौरान ये ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला पिछले 27-28 सालों में कि वो जनाब होता ये है कि ईद के फ़ौरन बाद, ख़ास तौर पे बड़ी ईद के बाद रश बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग बड़ी हुई शुगर के साथ, अच्छा उसमें भी छोटी ईद पर भी, हाँ जी पता नहीं ये कोई इंसानों को मरियम बेलगाम होने की कुछ कोई एक बीच में एक फेज़ आता है सर, जिस वो एनिमल साइड ही है ना हमारी कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को। हाँ हाँ, और ना चाहते हुए भी, यानी जो दावतें हैं, अच्छा फिर जाने आने का भी ये काफ़ी ज़्यादा चूँकि रिवाज है। जी जैसे छोटी ईद पर भी बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं, बिल्कुल। और दावतों में भी जैसे ईद उल फितर पर केक का रिवाज पहले से कई गुना ज़्यादा है, जी बिल्कुल ऐसे यानी मीठे का मिठाइयों ज्यादा का, है। हाँ केक का, पता नहीं है किसने कोई रिवाज डाल दिया था कि ये मीठे तकसीम करने हैं ईद पर, और इसी तरह से अब ये जो है इस पर गोश्त का लेन देन, अच्छा ये भी एक कंपटीशन होता है कि ये जो बड़ी ईद है ना, इस पे गोश्त किसको भिजवाया जाता है। बोटी किसने ज्यादा अच्छी भिजवाई है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़्यादातर तो ये एक्सचेंज होता है जी कि उन्हीं लोगों को भिजवा रहे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की है, हाँ जी और उसमें फिर ये भी एक इसके अंदर ना और चीज़ भी है, जैसे मैसेजेस में भी मैंने देखा कि लोगों के अंदर इस चीज़ को बड़ा एक रिवाज सा मिल रहा है, भला क्या, कि दूसरे को ये कहना कि आपकी जो कुर्बानी है वो अल्लाह कबूल करे, या आपने जो भी कुर्बानी, यानी कुर्बानी के बारे में लोग सवाल भी पूछ लेते हैं। हाँ अच्छा, हालांकि ये कोई अच्छे सवालात में से सवाल नहीं है, बिल्कुल। इसलिए कि हर वो सवाल जिसके साथ कोई ना कोई दूसरा, अगर कोई कोई नहीं दे सका, कोई कुर्बानी नहीं दे सका, या कोई, जैसे कहते हैं ना कि कुछ सवालात हैं जो कि डर्टी क्वेश्चंस हैं, वो वाला जी कौन कौन से हैं, किसी से ये पूछ लेना कि भी आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, जी किसी से ये पूछ लेना कि आपकी सैलरी कितनी है, हम्म, किसी से ये पूछ लेना कि आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, जी और इसी तरह से या किसी का ये कि अगर कोई किराए के घर में है तो अभी तक घर आपका क्यों नहीं, ऐसे सवालात जिससे दूसरे को ज़रा एहसास महरूमी हो, बिल्कुल। ये वाला। तो उसी में ये एक सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इन है कि लोग कुर्बानी का ज़रूर सवाल अक्सर देखने में आता है कि एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। जी तो ये कोई तौफीक के साथ भी जुड़ी हुई चीज़ है, खुशी के साथ भी, और फिर जो कर सके, जो जिस पर वाजिब है उसके लिए है। तो हमें एक माशरे को, जब हम आपस में जुड़ते हैं तो हमें एक ऐसे माशरे को जिसमें हम बाहम तालमेल का जो असल, जो इसका क्रक्स है ना, जी वो है। तो आप मरियम कहीं जाना ना भी होता है विलिंग वेज के अलावा? सर ज़रूर होता है। अभी जैसे यहाँ से फ्री होंगी तो फिर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, अपनी दादी से मिलूँगी। दादी मेरी काफ़ी ओल्ड है, अच्छा। बाकी हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन उनसे इतनी मुलाकात हो नहीं पाती क्योंकि बिज़ी रूटीन होती है। तो ईद पे एक ये भी होता है मौका के सारे जो बाकी अंकल्स हैं और कज़न्स हैं जो दूसरे घरों में रहते हैं उनसे भी मुलाकात हो जाती है और सारे मिलके बैठ जाते हैं जैसे बचपन में बैठते थे। तो ये काफ़ी एक फुलफिलिंग फीलिंग होती है कि आप दोबारा से अपनी फैमिली के साथ बैठो और पुरानी यादों को ताज़ा करो। पुरानी यादों को ताज़ा करना। अब क्या नॉस्टैल्जिक हैं आप कुछ? जी सर, आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक। अच्छा, मैं समझ जी रहा था कि सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं सर, मैं भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पुरानी अच्छी मेमोरीज को याद करके। खुशी भी होती है, लेकिन दोबारा उसी तरह की मेमोरीज को रिक्रिएट करने में भी बहुत मज़ा आता है। ये बड़ी ख़ास बात आपने कही, क्योंकि पुरानी मेमोरीज़ को बाज़ लोग सिर्फ रिकॉल ही करते रहते हैं, और वो उसमें से क्या मैसेज निकालते हैं कि वो दौर अच्छा था।
जी। अच्छा, वो अपने हाल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को भी सेलिब्रेट करना, जी। अच्छी मेमोरीज़ जो आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स को डेवलप करें। बाज़-औक़ात तो आप उसको उन अच्छी मेमोरीज़ को इस तरह से रिलीव करते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पुरानी बातें करते-करते उनकी आँखों में नमी आ जाती है, हाँ चेहरे जी। पे मुस्कान आ जाती है, हुँ। हँस पड़ते हैं उस पुराने किसी वाक़ये को याद करके। लेकिन अपने हाल से नाख़ुशी की कीमत पर ऐसी मेमोरीज़ को रिकॉल करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो आपने नई अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करते चले जाना है, जैसे कि आज का दिन और हुँ। ये दिन और ये ईद। तो ये है बड़ी ईद, और बड़ी ईद पर विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है ईद का स्पेशल शो। मरियम सईद और मोहसिन नवाज आपके साथ हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आ चुके हैं वापस विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से बड़ी ईद की बड़ी मुबारक ईद का स्पेशल शो मरियम सईद और मोहसिन नवाज के साथ। और इस वक्त मरियम हमारे साथ जी। एक कुक हैं। ओह! फिर से खाने की बातें। अब फिर से खाने की बातें और भूख भूख चमकाने की बातें। और ये जो कुक हैं, इनका कोई मामूली तजुर्बा नहीं है। 2 हुँ। दहाइयों का, 20 साल का तजुर्बा है। वेरी तो हम नाइस। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक। मैमूना हमारे साथ हैं। जी, खैर मुबारक। तो मैमूना, जी। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ गोश्त बाँट रहे हैं लोगों में। हम्म, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको तो 20 साल हो गए इस आप यानी एक प्रोफेशनल कुक हैं, तो आपकी जी, जी। मसरूफियात तो काफ़ी ज़्यादा होती होंगी। हाँ जी, होती है, लेकिन फिर मैं घर को भी टाइम देती हूँ। आज जैसे मैं गोश्त को बाँट भी रही हूँ और कुकिंग भी साथ-साथ कर रही हूँ। हम्म। तो सब कुछ मैनेज करती हूँ मैं, हाँ जी, इसी तरह ना। तो कौन और फिर कुछ जी, जी। आपकी कोई बनी हुई खास डिश मशहूर है खानदान में, या यानी जहाँ जहाँ भी आप उसे करती हैं ऑफर? जी, जी, वो मेरी एक बिरयानी, कबाब और समोसे, ये 3 डिशें बहुत फ़ेमस है मेरी। अच्छा। और जी, मैं ऑफ़िसेज़ में भी डिलीवर करती थी और यूनिवर्सिटी में भी, और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है मेरा खाना। तो मैं दिन-रात जब वो मुझे कहते हैं अभी हमें खाना चाहिए, मैं उसी वक़्त तैयार करती हूँ उनके लिए। अच्छा, अच्छा। और ये आपने जी। बाकायदा जो है वो सीखा, या ये जैसे नानियों से और माँओं से होता हुआ हम तक पहुँचता है, ये उस तरह से सीना बसीना, या ये जी, बाकायदा जी, कोई आप? बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल वैसे ही है, मतलब खुद ही सीखा, कुछ अपनी अम्मी से सीखा, हुँ, और हुँ। फिर मुझे शौक था। अच्छा। मेरी शादी हुई, फिर मुझे ऐसा था कि मुझे अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए बनाना है। हुँ, तो हुँ। मैं सीखती गई, और आज मैं बस आप यकीन करें, मैं मिनटों में सब कुछ बना लेती हूँ, और कटिंग भी मिनटों में कर लेती हूँ, वेजिटेबल। वेरी नाइस। अच्छा, शौक ज़बरदस्त। है बस, हाँ जी। जी, ज़बरदस्त। तो जी। ये मुझे बताएँ कि ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है। आजकल तो जैसे अभी मरियम कह रही थी, कुकिंग चैनल्स भी बहुत ज़्यादा आम हैं, तो आपने भी कोई चैनल बना रखा है? नहीं, नहीं, मैंने नहीं बनाया हुआ कोई चैनल। हुँ, हुँ। बस मैं घर से डिलीवर करती थी, और फिर घर में टाइम देना पड़ता है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकती मैं। अच्छा। आपको पता है वहाँ टाइम देना है इतना ज़्यादा, हाँ जी। ये तो बात सही है आपकी। तो ये बताएँ कि जी, ख़वातीन जो कुकिंग करती हैं, चलें मैं यूँ जी, जी। पूछ लेता हूँ कि आपके ख़्याल में, चूँकि आप एक प्रोफ़ेशनल कुक हैं, तो ख़वातीन क्या गलतियाँ करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए खाना बनाते हुए या स्पेशल डिशेज़ बनाते हुए? जैसे आज हाँ का। जी, बस वो जी, जी, जी। जी, जी। वो बस ना, जैसे किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, और जानबूझ के तो हम में से कोई भी गलती नहीं करेगा, ना कोई ख़वातीन करेंगी। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा ही है कि ईद का दिन है, तो हर घर में आज देखें जैसे कलेजी बन रही है ना, हुँ, हुँ। तो जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ लोग उसे स्मेल की वज़ह से खाना पसंद नहीं करते। हुँ, 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 हुँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो ख़वातीन ये खाना बना रही हैं, उनको चाहिए कि वो कलेजी को थोड़ा-सा सिरके और पानी में डाल के 30 मिनट के लिए रख दें, फिर धो लें उसे, अच्छा, और मसाले डाल के पका लें, वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी। ठीक। और सेकंड, जब हम कलेजी बना रहे हैं, उसको हमने नमक है ना जो उसमें उसमें हमने लास्ट में ऐड करना है। अच्छ अगर हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे नमक, तो वो कलेजी गलेगी नहीं। सेकंड ये कि कलेजी में नमक हमने लास्ट में ऐड करना है, तो वो कलेजी अच्छी सी गल जाएगी, और जो हम सिरका वगैरह उसमें ऐड कर रहे हैं और धो के पका रहे हैं, उससे स्मेल भी नहीं आएगी, और वो बहुत अच्छी लगेगी खाने में, और सब खा सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। बहुत ही अब ये बातें सबको नहीं पता होता। हाँ जी। हाँ, हाँ, जैसे मेरा इम्प्रेशन ये था, मैं मुझे कोई कुकिंग तो नहीं आती, लेकिन मेरा इम्प्रेशन जी, ये जी। था कि शायद शुरू में नमक लगा के रखने से वो जल्दी गल जाएगी, लेकिन आप ये कह रही हैं कि शुरू में नमक नहीं लगाना। हाँ जी, शुरू में सिर्फ मसाले डाल के हमने पकने रख देना है। जब कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है, उस वक़्त हमने उसमें नमक ऐड करना है, हुँ, हुँ। और डन। बस, हाँ जी, वो कलेजी उसका डन है।
अच्छा, अच्छा। वैसे आपकी बातें सुन के जी। मुझे तो वो मिसरा भी याद आ रहा है कि वो दिन जब याद आते हैं कलेजा मुँह को आता है। तो अच्छा, ये बताइए कि जी। ये तो हो गई एक आपने टिप दी। अच्छा, इसके अलावा कोई और कोई छोटी-छोटी क्या ऐसी चीज़ें हैं जी, जी। जी, मैं और भी एक और दिन के लिए बताना चाहूँगी हुँ, हुँ। कि वो जब खाना बना रही होती हैं तो हाँ, ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं कि जैसे हुँ, ऑयल आया नहीं है खाने के ऊपर ना, तो हाँ। उन्हें बार-बार ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑयल या घी। तो हुँ। उनको चाहिए कि वो उस टाइम ना अ, सूखी मेथी थोड़ी-सी उसमें ऐड कर दें। तो सूखी जैसे मेथी। वो हाँ, सूखी मेथी ऑयल हाँ। थोड़ी-सी ऐड कर दें उस खाने में जो भी बना रही हैं, जी। तो उससे ऑयल खाने के ऊपर आ जाएगा। हाँ। और जी, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पड़ेगा, वो भी काम इस्तेमाल होगा और खाने की रंगत भी बहुत खूबसूरत हो जाती है, और जायका और जब खुशबू ऑयल भी ऊपर आ मुझे जाएगा। मुझे तो वो सूखी बहुत। मेथी जो है ना वो इतनी जी, पसंद है। यानी आप जी, देखें जी। कि वो अगर आप चने की दाल में वो सूखी मेथी डाल के बनाएँ तो वो बहुत ही उसकी जी। खुशबू या आलू और मेथी मुझे तो बचपन में मैं चूँकि आलू वेजिटेरियन हूँ। मेथी, हाँ जी। हाँ। हम जैसे मटन बना रहे हैं आम रूटीन में, अभी तो देखें जैसे होती है ना चर्बी, भी तो हमारे पास ऑयल आ जाता है ऊपर। हुँ, हुँ। आम रूटीन में हम जो गोश्त बना रहे हैं उसमें नहीं, हम भुनाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी ऊपर ऑयल नहीं आ रहा, हम बार बार ऑयल यूज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो उस वक्त थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दें, कड़ी बना रहे हैं उस वक्त थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दें, वो भी ऑयल ऊपर आ जाता है उसमें भी। सही मतलब ये भी एक टिप। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी वो जो एक ऑयल पे ऑयल डालना है ज़्यादा उसको कि ये ऊपर आए कहीं किसी तरीके से तो जी, जी। वो नीचे जाता जाता है। तो वो नीचे हो वाले को जाता है। ऊपर लाने के लिए आपने कहा कि उसमें सूखी मेथी डाल दें। भई बड़ी सूखी मेथी थोड़ी-सी ऐड कर दें, हाँ जी, और सालन की खाने की रंगत बहुत प्यारी हो जाएगी, फिर खाना जब खूबसूरत हो तो खाने को भी बहुत अच्छा दिल करता है। मरियम मेरे साथ मौजूद है। और मरियम सारे सवाल मैं पूछे जा रहा हूँ, हालाँकि आपका फ़ील्ड है ये, कुकिंग। क्योंकि मेरा फ़ील्ड है जी, मोहसिन साहब। तो मोहसिन साहब जैसे और मेरे एक लिए और तो मैं बता बहुत देती हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है ये सारी जैसे बातें। कि जो कबाब बनाते हैं ना हम, जी, जो जी, ख़वातीन कबाब बनाती हैं और कबाब सख्त हो जाते हैं, जी, तो जी। वो भी उनको चाहिए कि उसमें थोड़ी-सी चर्बी ऐड कर दें। जब उस कीमे में थोड़ी-सी चर्बी ऐड होगी तो वो कबाब भी बहुत सॉफ्ट हो जाएँगे। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि कबाब में चर्बी डाल शामिल रखी जाए। जी, जी। वेरी नाइस। जी, जी, कबाब में चर्बी शामिल होनी चाहिए तभी वो सॉफ्ट होंगे, वरना वो अकड़े हुए होंगे। हम फ्राई करेंगे तो वो हार्ड हार्ड से होंगे हुँ। कबाब। अच्छा, अच्छा। जी, तो और जी। अगर कबाब में हड्डी आ जाए तो क्या करें? तो फिर बर्दाश्त करें। फिर बर्दाश्त करें। चलें, बहुत शुक्रिया मैमूना, जी, आपने बड़ी काम की टिप्स दी और आप बड़ा टू द पॉइंट सारी जो टिप्स हैं वो दे रही थीं और जी। और बल आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि खाने को अच्छे दिल से बनाना चाहिए। हाँ, हाँ, हुँ, दिल से बने हुए खाने खाने में जायका भी होता है और उससे प्यार भी बढ़ता है। क्या बात है। और खाना बनाते हुए हमें दूसरी भी पढ़ना चाहिए, इससे खाने में बरकत भी होती है। आपने जो बात कही ना कि अच्छे दिल से, अच्छी फीलिंग से और हुँ, अच्छे जी, ज़िक्र से ये जो ख़ास तौर पे बात है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ जी, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, जिसके मुताबिक ये जी, है जी, कि जो खाना बनाने की फ़ज़ा है ना, वो जी, फ़ज़ा जी। भी किसी इंग्रीडिएंट की तरह उस खाने में शामिल होती है। हुँ, जी, बिल्कुल होती है। यानी अगर आप अच्छी फीलिंग्स के साथ नहीं हैं और आप खाना तैयार कर रहे हैं, तो आप लाख बेहतरीन रेसिपी अप्लाई कर दें, उस खाने के जायके जी। पर उसका असर आवे ही आवे। हुँ, जी, बिल्कुल, देखिए हम किचन में 1 घंटा हुँ, लगा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए टेबल लगा रहे हैं। हुँ, हम अगर अच्छा सा मूड में नहीं आएँगे, स्ट्रेस में आएँगे, तो वो बच्चे भी नहीं कहेंगे कि मामा स्ट्रेस में है, तो हम खाना क्या हुँ, खाएँगे? हुँ, तो हमें अपना मूड अच्छा बनाना है, अच्छी वाइब देनी है बच्चों को कि हाँ, वो खाएँ। तो हुँ, ये भी होना चाहिए ज़रूर, हाँ जी। तो अपना मूड अच्छा करना चाहिए, हम जिनके लिए सर्व कर रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं सारा-सारा दिन, हुँ। ताकि वो भी हमें देख के खुश हों, हम भी उन्हें देख के खुश हों और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। जी, आमीन। आपको भी सबको आपकी दुआ पर भी आमीन और आपने इतनी अच्छी आमीन। बात कही और इतने अच्छे तरीके से अपना इनपुट दिया मैमूना कि वाक़ई आज के हमारे इस शो पर जिन लोगों ने भी आपकी ये रेसिपी सुनी है या ये यहाँ मौजूद रहेगा तो जो लोग इसे बाद में भी सुनते रहेंगे, तो यकीनन उनको जी, जी। बहुत इससे फ़ायदा होगा ख़ास तौर पे ख़वातीन को। तो हुँ, जी, खुश रहिए, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया और एक दफ़ा फिर आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। हुँ। जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू मच। जी। थैंक यू। थैंक यू अल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी इन्होंने मुफ़ीद बातें बताई जी। और देखें कि एक जो तरतीब होती है, हालाँकि चीज़ें वही हैं मरियम, घर वही में सारे मसाला जात हैं।
जी। जो कि हम नॉर्मली डालते हैं। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उनको छोटी छोटी चीज़ों का कितना आइडिया है, हुँ, और यही उनके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है कि कितना एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड के अंदर, हुँ, कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ कब डालनी है, कौन सी चीज़ डालेंगे तो तेल ऊपर आएगा। जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिन्होंने बताया दैट इज़ कि आप पॉजिटिविटी के साथ बनाएं, लव और कंपैशन के साथ बनाएं, तो खाने का जायका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को हम अहमियत नहीं देते मरियम। बिल्कुल हम सर। सोचते हैं कि ये शायद जो फीलिंग्स हैं ये हमारे अंदर तक हैं, हालाँकि ये तो वाइब्रेट करती हैं। बिल्कुल सर, ये जैसे हमारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, और अगर आप खुश हैं हुँ, तो अगला भी खुश होगा, हुँ, हुँ, और अगर आपकी ही अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं है तो अगले को भी वो वाइब नहीं मिलेगी। हुँ, हुँ, और मैंने ये चीज़ घरों में नोटिस किया है कि नॉर्मली जो है घर में इतना अच्छा खाना नहीं बन रहा होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो रूटीन में है तो वो बस प्रेशर लेके वो कर रहे होते हैं। लेकिन जब मेहमान आते हैं मोहसिन साहब, तो हुँ। वही खाना इतना मज़ेदार होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं, मेहमानों को खुश करना चाह रहे होते हैं। तो मैंने तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि मेहमान आते हैं तो उस दिन अगर कोई नॉर्मली पुलाव बनेगा और मेहमान आएंगे तो तब पुलाव बनेगा, तो उसके जायके में बड़ा फ़र्क होता है मोहसिन साहब। सही बात कह रही हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा वाक़ई इसमें कोई शक नहीं। आपने कभी देखा हो कि ये जो लोग कोई मज़हबी हवाले से कोई ना कोई खाने तैयार करते हैं। हाँ जी। अच्छा, वहाँ के जायके जो है उस खाने के हम्म। दूसरे खानों से ज़रा से आपको मुख्तलिफ लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसकी भला क्या वजह है कि वो उस एनवायरनमेंट का कोई ना कोई उसके अंदर उस बनाने वाले की फीलिंग का कुछ ना कुछ असर, हम्म। ये जो चीज़ है ये बाकायदा तौर पे यानी इवन जैसे रिसर्चेस ये भी बता रही हैं कि जो पानी है, हाँ जी। यानी पानी के अंदर भी मेमोरी होती है। वो कहते हैं जी हम्म। पानी पर भी उसका बड़ा असर होता है। यानी इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं। हाँ जी। तो पानी हो या खाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उनके ऊपर जो वाइब्रेशन का असर है, अब हम्म। दुनिया में ये चीज़ भी रिसर्च की जा रही है, गो कि अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी। क्योंकि हम इंसान ये भी देखते हैं ना कि जो चीज़ें हमें ज़ाहिरी आँखों से नज़र आती हैं या कानों से सुनाई देती हैं, हम उनको ही हकीकत मानते हैं। जो दीवार के उस पार है, अभी चूँकि वो सामने नहीं है, तो हमें वो लगता है कि वो है नहीं। बिल्कुल। तो कई दफ़ा हमारे साथ ये भी एक मसला हमें देखने में आता है। तो आपने अपनी दादों से पूछना ज़रूर है जी। कि उन्होंने सूखी मेथी का ये इस्तेमाल या ऑयल का ये जो इस्तेमाल जिस तरह बता रही थी जी। कि किस तरीके से कलेजी बनाने का, कलेजी बड़ी पॉपुलर आइटम है। हाँ जी, बल्कि मेरी दादी को पसंद भी है। अब तो शी इज़ वेरी ओल्ड एंड शी इज़ बेड रिडन। लेकिन मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी, हुँ, हुँ। क्योंकि वो सबसे बड़ी बहू है, मेरी अम्मी और मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती। अम्मी तो अभी भी बहुत अच्छा बनाती है, मेरी दादी का खाना भी बहुत फेमस होता था पूरे ख़ानदान में। ठीक, लाइक मेरा जो ख़ानदान है मुहसिन साहब, वो बहुत बड़ा है, ठीक, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अंकल्स हैं मेरे। तो ठीक। मेरी अम्मी और दादी का तो खाना बहुत मशहूर था जब मैं छोटी थी। हुँ, हुँ। और बल्कि उनको तो इनविटेशंस भी आए हुए हैं जो बाहर होते हैं रिश्तेदार, कि आप हमारे साथ आएँ और रेस्टोरेंट खोल लें। अच्छा। तो बल्कि मैं तो यूट्यूब से क्या, मैं तो अपनी अम्मी से जो है टिप्स ले सकती हूँ, और उनसे मैं ज़रूर पूछूंगी सूखी मेथी वाली बात। बस तो फिर अब आपने अपनी अम्मी से और दादी अम्मा से ना पूछनी है कुछ ऐसी नायाब किस्म की टिप्स जी। जो कि ऑडियंस तक आप पहुंचा सकें। लास्ट ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस आएंगे और लास्ट सेगमेंट पर आपसे मुलाकात होती है। आप देख रहे हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। अब ये जो हमारा ईद का शो है, इतनी तेज़ी से इसका वक्त गुजरा कि हम बिल्कुल आखिरी सातों पे हैं। और ईद का दिन या कोई भी जो ऐसा होता है खुशी का सेलिब्रेशन का वक्त, वो बड़ी जल्दी गुजर जाता है। जी। इंतज़ार के लम्हे बहुत जो है ना वो भारी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर कुछ लोग उदास हों तो उदासी भी ठहर जाती है। जी। वो वो शायरों की तो इस बारे में आपको पता है कि अ, एक वो शायर हैं तो उनके शेर का दूसरा मिसरा है कि उदासी बाल खोले सो रही है, या वो पहला मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उनकी मुंडेर पर, यानी जैसे उदासी ही ने बसेरा डाल लिया था। और ये नासिर काज़मी का शेर है। तो उदासी में, गम में, इंतज़ार में,
लम्हे जो है वो लंबे हो जाते हैं, वक्त जो है वो ठहर सा जाता है। अब बहुत से ऐसे लोग भी मरियम जी जो कि जिनके लिए ये ईद थोड़ी उदास है। जी ये वो लोग हैं जिनके कोई प्यारे उनके साथ नहीं हैं, जी किसी दूसरे देश में गए हुए हैं, परदेश हैं, वो वापस नहीं आ सके, उनको टिकट नहीं मिला या कोई और मसरूफियत रही, या फिर कुछ ऐसे लोग भी जिनके कोई प्यारे उनसे जुदा हुए जी और ये उन ईद उनके बगैर है। तो जो कोई हमारे ऐसे प्यारे रिश्ते होते हैं जो हमारे साथ फिर नहीं होते, इंसान हमेशा तो नहीं है, जी लेकिन ज़िंदगी में जब किसी प्यारे रिश्ते से हम जुदा होते हैं और वो हमारे साथ नहीं होता, तो बहरहाल ऐसे ख़ास जो फेस्टिवल्स इवेंट्स हैं उस पे तो फिर और भी ज़्यादा उनको हम मिस करते हैं। बिल्कुल ऐसे सर, बहुत याद आती है उनकी, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। हम्म। और जो भी आपके लव्ड वंस हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं या आपसे दूर हैं, वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें और खुश रहें। तो हम्म। रुकना नहीं चाहिए। हम्म। मेरा यही मैसेज व्यूअर्स को भी है कि रुकना नहीं है और हर दिन को पहले से बेहतर बनाना है, क्योंकि हम बना सकते हैं। और जो उदासी की आपने बात की है, वो रहती भी है अगर लव्ड वन साथ ना हो, लेकिन हम उनके साथ जो हमने मेमोरीज़ बनाई हैं और जो हम आगे बना सकते हैं, हमेशा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हेयर एंड नाउ में रहना चाहिए कि अभी मैं इस मोमेंट में क्या कर सकता हूँ। एंड वी कैन ऑलवेज चूज़ टू फील in a good way, and we can always choose a better moment, इंस्टेड कि हम हमेशा उदासी और नाराज़गी में ही रहें। कितनी कितनी खूबसूरत आपने बात कही कि उदासी और नाराज़ी। जी अच्छा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी की रानाई, दिलकशी, खूबसूरती छीन लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इस पर इख्तियार नहीं है, हाँ यानी जी। जो भी सिचुएशन पैदा हुई है जिस वजह से आप उदास हैं, जो भी सिचुएशन पैदा हुई है जिस वजह से आप नाराज़ हैं, हाँ तो हाँ। दोनों का अगर जायज़ा लिया जाए तो किस पर इख्तियार है और किस पर नहीं है? उदासी पर इख्तियार नहीं है, क्योंकि उदासी अगर किसी डिसऑर्डर की वजह से है तो फिर तो इख्तियार उस पर भी है। बिल्कुल। लेकिन जो सिचुएशन है, कोई कोई पुरानी यादें, हाँ जी। कोई किसी का ज़िंदगी में ना होना, इवन किसी ब्रेकअप का हो जाना जी ये सब कुछ। अच्छा, अब ये जो है ये आपको जब उदास करता है तो इसमें आप मूव ऑन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझ के कि कैसे। लेकिन नाराज़ होने में तो आपका पूरे का पूरा ही इख्तियार है ना। बिल्कुल। यानी नाराज़ होने का मतलब क्या है कि आप राज़ी नहीं हैं किसी से, दुनिया से, लोगों से। कई दफ़ा लोग मिलते हैं तो बहुत ही रूठे हुए होते हैं। यानी उनके चेहरे पर जो है वो तासुरात भी अच्छे नहीं होते और उनके लहजों में भी बहुत उतार होता है। गर्म जोशी कहीं खो सी गई होती है, रूठे रूठे से आपको नजर आएंगे। अच्छा, जी। इस रूठे हुए नाराज बंदे के साथ लोग दोस्ती नहीं करते। कौन ये चाहेगा कि वो उदास, किसी उदास के साथ जाके जो है वो दोस्ती कर ले, क्योंकि लोग, दुनिया जो है ना वो हंसते चेहरों की पुजारी है। बिल्कुल। दुनिया जो है वो तो ये चाहती है कि जो लोग खुशी में हैं, सेलिब्रेशन में हैं, उमंग में हैं, तेज़ी जल्दी, ये वाला कुछ ट्रेंड है। तो हम ये देखें कि इस उदासी और इस नाराज़गी के साथ कुछ हाथ नहीं आने वाला। चुनाचे करना क्या है, वो जो मरियम ने बात कही कि हेयर एंड नाउ की पॉलिसी रखनी है, जो है उसे पसंद करना है, जो जिंदगी से जा चुके हैं उनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ दवाम किसी को भी नहीं है। हम भी, आप भी, हम सब एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसमें हमने आखिर में एक किरदार बन जाना है। सो बिल्कुल। हम अपने उस किरदार की तख्लीक में, जिस कहानी में हम हैं, हम हेयर एंड नाउ के साथ उसे ज़्यादा अच्छा तख्लीक कर पाएंगे और जो गुजरे हुए किरदार हैं उनको हम चश्मे तसव्वुर में उनके साथ मकालमा कर सकते हैं और उनसे उनकी सीख, उनकी समझ, उनकी बूझ हम हासिल कर सकते हैं, उनके तजर्बात की रोशनी में, उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी की हुई बातें और उनके बताए गए तजर्बात से हम अपनी ज़िंदगी को आरास्ता कर सकते हैं। सो अपनी ज़िंदगी को खूब ज़बरदस्त अंदाज से जिएं कि ये एक ही दफ़ा आपको नसीब हुई है। दुआ ये है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बरकत दे, खुशियाँ दे, नेमतें आमीन। और रहमतें आपको नसीब हों और आमीन। आपके घर में हर रोज़ रोज़े ईद हो, हर शब शब बारात। तो
इजाज़त चाहने का वक्त आन पहुंचा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सब जिन्होंने इस शो को देखा, जिन्होंने पसंद किया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मेरे व्हाट्सएप पर सुबह से अब तक लातादाद वो मैसेजेस हैं जिसमें दुआएं, विशेज़, जिन्होंने आप लोगों के लिए भी विशेज़ भेजी हैं, जो आप में से हैं। आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर आकर भी विश कर रहे होते हैं, और कमेंट्स की ज़रूरत में भी, लाइक्स भी। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो थैंक यू सर। बड़ा स्पेशल, कल हमने जब मुझे पता चला कि आप और मैं मिलके इस शो पर शामिल होंगे, जी। तो वो हमारी बातचीत का आपस का फ्लो बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी सर, ऐसे ही हर दफ़ा ही अच्छा होता है, चाहे ऑन एयर हो या ऑफ एयर हो, फ्लो बहुत अच्छा होता है कॉन्वर्सेशन का। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑन एयर हो या ऑफ एयर, अपनी गुफ्तगू को अपने हाल से कनेक्टेड रखिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। इजाज़त चाहते हैं मोहसिन नवाज़ और मरियम आपसे। मिलेंगे इंशाल्लाह अनकरीब अगले शो पर। आज शाम 7 बजे देखना ना भूलिए, यू आस्क फॉर इट विद डॉक्टर सदाकत अली। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।